हेलो व्यूवर्स, ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 32 और जो संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से। आज का पहला क्वेश्चन है कि उत्पादन के साधनों में गतिशीलता के अभाव के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के मजदूरों की मजदूरी और ब्याज की जो दरें हैं उनमें समानता पाई जाएगी। मजदूरों की मजदूरी और ब्याज की दरों में भिन्नता पाई जाएगी। मजदूरी समान होगी और ब्याज की दरें अलग अलग होंगी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जब साधन की गतिशीलता का मतलब ये होता है कि उत्पत्ति के जो भी साधन हैं, श्रम है, पूंजी है, तकनीक है, जो कुछ भी है, वो वहाँ पर जाकर काम करें जहाँ पर उन्हें उनके काम के लिए अच्छा पुरस्कार मिले। यही साधनों की गतिशीलता का ये लाभ है। और साधनों की गतिशीलता का मतलब है जो साधन है वो कहीं भी आ जा सके, पर्याप्त सुविधा उन्हें अपनी मर्जी से जगह पर काम करने की हो। तो देखिए, जब साधनों की गतिशीलता का अभाव पाया जाएगा तो मजदूरों की मजदूरी और ब्याज की दरों में भिन्नता पाई जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि विभिन्न देशों के बीच श्रम और पूंजी की गतिशीलता पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है, जिसके कारण जो मजदूरी है और ब्याज की दर है या लाभ है सभी देशों में समान हो जाएं, तो विभिन्न सरकारों द्वारा दी जाने वाली सुविधा के अंतर के कारण क्या होगा। देखिए, जब श्रम और पूंजी की गतिशीलता स्वतंत्र हो जाए, है ना, और जो मजदूरी है या फिर पूंजी को मिलने वाला ब्याज की दर है या फिर उद्यमी को मिलने वाला लाभ है, वो सभी देशों में समान हो जाएं, लेकिन जो अलग अलग देशों की सरकारें हैं उनके द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं या सहायताओं में अंतर हो जाए। सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायताएं हो सकती हैं, जैसे सब्सिडी दे दी, किसी शुल्क में या किसी कर में छूट दे दी, या किसी देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें हैं, यातायात व्यवस्था इतनी अच्छी है कि उस पर आने जाने में समय कम लगता है या उसके किराए कम है। तो ये सारी वो सुविधाएं हैं जो सरकार के द्वारा दी जाती हैं। अगर ये सब मिलेंगी तो फिर क्या होगा, जो वस्तुओं की वास्तविक लागत में अंतर होगा या फिर वस्तुओं की वास्तविक लागत में अंतर नहीं होगा या वस्तुओं की वास्तविक लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, जब मजदूरी, ब्याज की दर, लाभ सभी समान हैं और सरकार जो है उसके द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं में अंतर है, तो जो उनकी रियल कॉस्ट है उसमें अंतर हो जाएगा। यानी जो सरकार अधिक सुविधाएं प्रोवाइड कराएगी उनकी जो लागत है वो कम हो जाएगी, और जहां सरकार की तरफ से सुविधाएं नहीं प्रोवाइड कराई जाएंगी या कम कराई जाएंगी उन देशों में जो है लागतें बढ़ जाएंगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि विभिन्न देशों की मुद्रा प्रणाली में विभिन्नता, स्वतंत्र मौद्रिक नीति का अनुसरण, मूल्य स्तर में अंतर और राजस्व व्यवस्था में भिन्नता के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पृथक सिद्धांत की आवश्यकता होगी, या अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत होगा ही नहीं, या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए किसी पृथक सिद्धांत की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, मुद्रा प्रणाली यानी जो करेंसी है उसको जो केंद्रीय बैंक लेकर आता है उस प्रणाली में अंतर हो, या मौद्रिक नीति जो है आरबीआई की, ठीक है, वो स्वतंत्र हो, और मूल्य स्तर में अंतर हो, और राज्य व्यवस्था में भी भिन्नता होती ही है। तो जब ये सारी चीज़ें हर देश में अलग होती हैं तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पृथक सिद्धांत की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि जो जिस देश के हालात होंगे उसी के अकॉर्डिंग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत वहाँ पर काम करेंगे। ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। इसके बाद अगला है, ये तो एक फैक्ट है और सभी लोग इसे जानते होंगे कि वणिकवादी दृष्टिकोण का घोर विरोध करने वाली विचारधारा कौन सी है। तो देखिए, जो वणिकवादी थे उनका जो विरोध करने वाली विचारधारा थी वो स्मिथ और रिकार्डो की प्रतिष्ठित विचारधारा थी, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। जब राष्ट्रीय आधार पर श्रम विभाजन होने लगता है तब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति उत्पन्न होती है। जब अंतर्राष्ट्रीय आधार पर श्रम विभाजन होगा तब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति उत्पन्न होगी। जब अंतर्राष्ट्रीय आधार पर श्रम विभाजन होने लगता है तब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति समाप्त हो जाती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है
वो श्रम विभाजन के कारण ही उत्पन्न होता है। तो जब अंतर्राष्ट्रीय आधार पर श्रम विभाजन उत्पन्न होगा तो ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति उत्पन्न होगी। ऑप्शन नंबर बी सही है। जब राष्ट्रीय आधार पर श्रम विभाजन होगा तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, देश के अंदर कुछ भी हो रहा है। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आप बात करते हैं तो श्रम विभाजन हो या पूंजी की गतिशीलता हो, श्रम की गतिशीलता हो, वो 2 अथवा 2 से अधिक देशों के मध्य ही देखी जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट है। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो है कि एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित स्वतंत्र व्यापार का केंद्र बिंदु क्या है। एडम स्मिथ ने जो स्वतंत्र व्यापार की बात की है तो उसका आधार उन्होंने श्रम विभाजन को बताया है। एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार सिद्धांत का नाम है वो आप लोग कमेंट में बताएं। इसके बाद अगला है कि जब देश अवमूल्यन करके निर्यात अधिक करता है अथवा आयात कम कर लेता है तो उसे भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता समाप्त हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, समाप्त होकर साम्य की ओर बढ़ने लगेगी या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, अवमूल्यन का मतलब होता है कि अपनी देश की मुद्रा को अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में सस्ता कर देना, निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए। तो जब ऐसा किया जाएगा तो जो भुगतान प्रतिकूल है वो साम्य में आने लगेगा, संतुलन में आने लगेगा। भुगतान जो संतुलन होता है वो इस स्थिति में होता है जब आपके आयात निर्यात बराबर हों। प्रतिकूल भुगतान संतुलन का मतलब है कि आयात ज़्यादा और निर्यात कम। निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए ही अवमूल्यन किया जाता है। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है कि जब अवमूल्यन करके निर्यात अधिक और आयात कम कर लिए जाते हैं तो भुगतान संतुलन की जो प्रतिकूलता है समाप्त हो जाती है और जो अर्थव्यवस्था है साम्य की ओर बढ़ने लगती है। ऑप्शन सी राइट है। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने सामान्य साम्य मूल सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर लागू किया। हेक्शियर ने, ओहलिन ने, जैकब वाइनर ने, हैबलर ने। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है। यूँ तो जो हेक्शियर ओहलिन का सिद्धांत है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में उन्होंने साथ दिया है, लेकिन सामान्य साम्य मूल्य सिद्धांत को उसमें ओहलिन द्वारा शामिल किया गया है। ऑप्शन बी राइट है। इसके बाद अगला है कि हैबलर द्वारा प्रस्तुत अवसर लागत सिद्धांत लागू होता है परिवर्ती साधन अनुपात पर, स्थिर साधन अनुपात पर, उत्पत्ति वृद्धि नियम पर या उत्पत्ति ह्रास नियम पर। तो देखिए, हैबलर ने जो अवसर लागत का सिद्धांत प्रस्तुत किया है वो परिवर्ती साधन अनुपातों पर निर्भर है। क्वेश्चन ये भी आता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवसर लागत सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो उसका आंसर हैबलर होता है। ठीक है। इसके बाद अगला है, राशिपतन तभी संभव होता है। राशिपतन का मतलब होता है डंपिंग। डंपिंग मीन्स कोई भी चीज़ जो हमारे देश में जिस लागत पर बढ़ रही है उस लागत के अकॉर्डिंग जितना लाभ हमें लेना है उस लाभ के साथ अपने देश में बेचते हैं, लेकिन दूसरे देश में इतना सस्ता कर देते हैं कि चाहे वो लागतों से भी नीचे चला जाए सामान, और उस नुकसान को अपने ही देश में कीमतें बढ़ाकर पूरा कर लेते हैं। तो राशिपतन तभी संभव होता है जब विश्व बाजार में मांग की लोच अधिक और आंतरिक बाजार में मांग की लोच कम होती है। समझ गए? जब विश्व बाजार में आपके सामान की मांग की लोच अधिक है, यानी अगर आपने कीमतों में थोड़ी भी बढ़ोतरी करी तो मांग घट जाएगी, और कीमतें थोड़ी सी भी कम कर दी तो मांग बढ़ जाएगी, लोचदार है। लेकिन जब आपके अपने जो आंतरिक या राष्ट्रीय बाजार है, अपने देश का बाजार है, उसमें जो है मांग की लोच कम है, यानी कीमतें बढ़ा दो या घटा दो वो बिकना ही बिकना है सामान, तो ऐसी स्थिति में डंपिंग का सहारा लिया जाता है। ऑप्शन ए राइट है। इसके बाद अगला है कि भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता थोड़े अथवा दीर्घकाल के लिए उत्पन्न हो सकती है, किंतु लगातार असमानता इस बात का सूचक है कि देश की आर्थिक एवं वित्तीय व्यवस्था जो है वो शून्य की ओर अग्रसर हो रही है, दिवालियेपन की ओर बढ़ रही है, सुदृढ़ता की ओर बढ़ रही है, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जब भुगतान संतुलन प्रतिकूल है तो इसका मतलब ये होता है कि आपके जो आयात हैं वो ज़्यादा हैं और निर्यात जो है वो बहुत कम है।
तो जब लगातार आप नुकसान उठाते रहेंगे तो सुदृढ़ होने से तो रही अर्थव्यवस्था, वो एक दिवालियापन की ओर अग्रसर होने लगेगी। ऑप्शन बी इज़ राइट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा अवमूल्यन तब अच्छा माना जाता है जब ये अल्पकालीन ब्याज दरों के साथ अपनाया जाए, अवमूल्यन करने वाले देशों में निर्यात की विदेशी मांग लोचदार हो और अवमूल्यन करने वाले राष्ट्र में निर्यातों की विदेशी मांग बेलोचदार हो, या अवमूल्यन हमेशा ही अच्छा होता है। तो देखिए, अवमूल्यन तभी फ़ायदेमंद होगा, तभी अच्छा होगा जब जो निर्यात करने वाला सामान है उसकी विदेशों में लोचदार मांग हो। यानी अगर विदेशों में आप कीमतें घटाएं तो आपकी डिमांड बढ़े, तभी अवमूल्यन का फ़ायदा है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 है कि थोड़ा दिख रहा होगा वैसे आप लोगों को, भुगतान संतुलन के साम्य की स्थिति में देश की मांग उसकी पूर्ति के बराबर होती है, उसकी पूर्ति से अधिक होती है, पूर्ति से कम होती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, जब भुगतान संतुलन होता है तो साम्य की स्थिति तभी होगी जब मांग और पूर्ति बराबर हो जाएं। ऑप्शन ए सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक देश जब अपने अति उत्पादन से छुटकारा पाने के लिए दूसरे देश में अपना माल बहुत नीची कीमतों पर बेच दे और उस हानि को अपने ही देश में ऊंची कीमतें उसी सामान के लिए लेकर पूरी करता है, तो ये स्थिति क्या कहलाती है? तो देखिए, ये स्थिति जो है वो कहलाती है डंपिंग, राशि पतन। ऑप्शन डी राइट है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि जब कोई देश, ये तो अति उत्पादन लिखा हुआ है, लेकिन नॉर्मली अति उत्पादन ना भी हो तो बहुत सारी कंट्रीज़ क्या करती हैं कि दूसरी कंट्री का मार्केट कैप्चर करने के लिए अपना सामान उस देश के, या जहां वो देखती हैं या बाज़ार बड़ा है, उस देश की मार्केट में पाट देती हैं और उसकी कीमत इतनी नीचे रख देती हैं कि उस देश में उत्पादित हुआ माल उससे बहुत महंगा होता है। पिछले कई वर्षों में आपने देखा होगा कि बाज़ार में हर जगह, हर दुकान पर चाइना का माल था, तो वो चाइना ने डंप कराया था। ठीक है, आज भी आप देखेंगे दिवाली आती है, बहुत सारे ऐड होते हैं कि अपने कुम्हारों के बनाए हुए दिए लें, ये लें, वो लें, लेकिन वो जो चाइना की लाइट्स हैं वो अब भी खूब बिकती हैं। तो ये डंपिंग है, इतनी कम कीमत पर वो लाइट मिल जाती हैं। जैसे चाइना के मोबाइल हैं, चाइना के खिलौने हैं। चाइना इसका इंडिया में लेटेस्ट उदाहरण है जिसने डंपिंग कराई भारत के मार्केट को कैप्चर करने के लिए। जो चाइनीज़ सामान यहाँ इतना सस्ता मिलता है वो चाइना में उतना सस्ता नहीं है। चाइना में अपने असल कीमतों पर मिलता है। साथ ही साथ उस सामान को बनाने के लिए या उस सामान को भारत में बेचने के लिए चाइना जो हानि उठा रहा होता है उसे भी वो अपने देश से वसूल कर लेता है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि दृश्य व्यापार के लेखे जोखे को क्या कहते हैं? तो देखिए, जो दृश्य व्यापार यानी वस्तुओं का जो व्यापार है, दृश्य का मतलब है वस्तुओं का, तो वो व्यापार संतुलन कहलाता है। जब दृश्य और अदृश्य दोनों आ जाएं या वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार आ जाए तो वो भुगतान संतुलन होगा। यहाँ पर ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला है कि आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक समानता होती है। दोनों में प्रतिबंध होते हैं, दोनों में भाषा का अंतर होता है, दोनों में मुद्रा की इकाई अलग अलग होती है, दोनों में क्रेता और विक्रेता होते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए सही ऑप्शन नंबर डी होगा। दोनों में ही क्रेता विक्रेता हैं, बस यही इन चारों में से एक समानता है आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। आंतरिक व्यापार का मतलब है देश के अंदर होने वाला व्यापार, या छोटे छोटे जो कहना चाहिए देश के अंदर भी कह सकते हैं, और छोटे छोटे क्षेत्रों में जो आपस में व्यापार होता है वो आंतरिक होता है। यहाँ पर डी सही है। इसके बाद अगला है कि एडम स्मिथ के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभों को समझाने के लिए किस प्रकार की लागत ली? तो देखिए, उनका जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत है वही निरपेक्ष लागतों के अंतर के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्न तालिका में दो देशों की दो वस्तुओं के संबंध में लागतें दी गई हैं। जो देश एक है वो एक्स
वस्तु की 5 इकाइयाँ और वस्तु की 20 इकाइयाँ बना रहा है। और जो प्रति इकाई जो लागत है श्रम के घंटों में दी हुई है, समझ जाओ, श्रम के घंटों में दी रही। देश 2 है वो x वस्तु के लिए 50 और 15 वस्तु के y वस्तु के लिए जो है 15 घंटों का दिखा रहा है। ठीक है, ये तो लागतें दी हुई हैं, समझ गए। जो x वस्तु है उसकी 1 इकाई के उत्पादन में 5 घंटे, y वस्तु की जो है 1 इकाई के उत्पादन में 20 घंटे, और देश 2 के लिए यही 50 और 15 है। तो इस तालिका से आपको बताना है कि अगर ये स्थिति है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ होगा, हानि होगा, न लाभ होगा ना हानि, या उपरोक्त सूचना अपूर्ण है। तो देखिए, जब उपरोक्त स्थिति है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ होगा। जो देश ए है वो वाई वस्तु का उत्पादन न करके एक्स वस्तु का उत्पादन कर लेगा, और जो देश 2 है वो एक्स का न करके वाई का उत्पादन कर लेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लाभ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ होगा। ऑप्शन नंबर जो आपका ऑप्शन ए है वो सही आंसर है। इसके बाद दूसरा है कि इंग्लैंड और यूएसए के बीच शराब एवं कपड़े की लागतों के बीच अनुपात दिया हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। देखिए, ये जो सारणी दी गई है इसमें इंग्लैंड और अमेरिका, ठीक है, 2 देश हैं, और इंग्लैंड जो है वो अमेरिका की अपेक्षा शराब और कपड़ा दोनों के ही उत्पादन में श्रम की अधिक मात्रा का उपयोग कर रहा है। ठीक है, देखो इंग्लैंड जो है वो अगर शराब की बात करें तो 10 इकाई बढ़ती है, ठीक है, और अगर कपड़े की बात करें तो 20 इकाई बढ़ती है। ठीक है, अन्य शब्दों में ये कहा जा सकता है कि दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में जो अमेरिका है वो अधिक कार्यकुशल है, इसलिए शराब और कपड़ा दोनों में ही अमेरिका को निरपेक्ष लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब यूएसए के लिए बेहतर ये है कि वो उस वस्तु का उत्पादन करे जिस वस्तु के उत्पादन में उसे हानि अपेक्षाकृत कम होगी। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अंतर्देशीय व्यापार एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भिन्न भिन्न दशाएं हैं, क्योंकि मुद्रा का भिन्न होना इसका कारण है, मौद्रिक नीतियों में भिन्नता है, या साधनों की गतिशीलता में अंतर, या उद्देश्यों में भिन्नता। तो कूट के माध्यम से आपको यहाँ पर जवाब देना है। देखिए, अंतर्देशीय व्यापार हो या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, मुद्रा में भिन्नता हो सकती है, व्यापार वो जो मौद्रिक नीतियां हैं उनमें भी भिन्नता हो सकती है, साधनों की गतिशीलता में भी अंतर होगा, लेकिन उद्देश्य की भिन्नता नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक ही है, लाभ कमाना। तो आपका जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्री तटकर संघ के विचार से नहीं जुड़ा है। तटकर यानी टैरिफ, प्रशुल्क। तो जो पॉल सैमुअल्सन है वो तटकर संघ के विचार से नहीं जुड़े हैं। जैकब वाइनर, हैबरर और बेल बलासा सभी ने इस संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है जिनेवा में है। इसके बाद अगला है, ये दे रखा है कि जब किसी व्यापार की सीमा के अंतर्गत विभिन्न स्थानों के बीच होता है तो उसे क्या कहते हैं। ये भाग ए है और बी है, इन दोनों का मैचिंग करना है। यदि जयपुर में बने हुए कपड़े आगरा, मुंबई और असम जाते हैं तो उसे क्या कहेंगे। जब 2 या 2 से अधिक देशों के बीच व्यापार होगा तो उसे क्या कहेंगे। और जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभ की मात्रा दोनों देशों पर कैसे। तो देखिए, जब व्यापार किसी देश की सीमा के अंतर्गत विभिन्न स्थानों के बीच होता है तो वो कहलाएगा अंतर क्षेत्रीय व्यापार। जो आपका पहला है उसका आपका जो चौथा ऑप्शन है नीचे से वो आपका राइट होगा। ठीक है, इसके बाद जो आपका यदि जयपुर से बने कपड़े आगरा, मुंबई और असम में चले जाते हैं तो ये जो है ये हो जाएगा आपका आंतरिक व्यापार, यानी ऑप्शन नंबर दूसरे में 3 में आप इसे जोड़ेंगे। जब 2 या 2 से अधिक देशों के बीच व्यापार होगा तो वो कहलाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है, और जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभ की मात्रा दोनों देशों के उत्पादन व्यय में अंतर पर निर्भर करेगी तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो 4, 3, 2 और 1 इसका ये आपका करेक्ट
आंसर बनेगा। नीचे क्वोट में देख लीजिए 4, 3, 2 और 1 ऑप्शन ए में ही है, यही इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ किससे प्रभावित होते हैं? व्यापार की शर्तों से, लागत के तुलनात्मक अंतर से, विक्रय संगठन की क्षमता से या उपयुक्त में से सभी से। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ हैं वो व्यापार की शर्तों से भी प्रभावित होंगे, यानी किस तरह के टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं, किस तरह के शुल्क लगाए जा रहे हैं। दूसरा, जो दोनों देशों के बीच लागतों का अंतर है वो भी लाभ को प्रभावित करता है, जहां लागतें कम है वहां लाभ ज़्यादा होगा। और जो विक्रय संगठन है यानी जो मार्केटिंग है वो भी अहम रोल निभाती है किसी भी व्यापार में लाभ या हानि होने के लिए। तो यहाँ पर डी सही है। इसके बाद हमारा अगला है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभ की मात्रा दोनों देशों के उत्पादन व्यय के अंतर पर निर्भर करेगी, श्रम की बीच गतिशीलता पर निर्भर करेगी, उत्पादन व्यय की समानता पर निर्भर करेगी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है तो लाभ की मात्रा जो है वो उत्पादन व्यय के अंतर पर निर्भर करेगी, यानी किसी चीज़ को बनाने के लिए जो उत्पादन पर व्यय एक देश कर रहा है और उसी चीज़ को बनाने के लिए दूसरे देश में कितना व्यय उत्पादन पर किया जा रहा है, इन दोनों का जो अंतर है वही लाभ की मात्रा को तय करेगा। मान लीजिए कोई चीज़ इंडिया में बन रही है, वही चीज़ अमेरिका भी बना रहा है, तो और दोनों बेच ब्रिटेन में जाके रहे हैं, तो जिस देश की लागतें कम होंगी उसे ही लाभ अधिक होगा। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर ए आपका सही है। ठीक है, ये था आज का प्रैक्टिस सेट। अगर ये वीडियो या प्रैक्टिस आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन आपसे पूछा था आरबीआई से संबंध में, तो उसके जो राष्ट्रीयकरण है वो 1949, जो आरबीआई अधिनियम है या आरबीआई एक्ट है वो 1934 में आया था। ठीक है, और जो स्थापना वर्ष है वो 35 है, 1935।